हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो व्हाट इज मायोपैथी, रेडिक्यूलोपैथी और न्यूरोपैथी। तो जानेंगे इस वीडियो में जो से मायोपैथी क्या होता है, रेडिक्यूलोपैथी क्या होता है और न्यूरोपैथी क्या होता है। तो अभी जो है से बहुत सारे लोग क्या है, तो बहुत सारे लोग जो है से अभी मायोपैथी, रेडिक्यूलोपैथी और न्यूरोपैथी से गुजर रहा है। लाइक क्या इसमें ऐसे बोलेंगे रेडिक्यूलोपैथी, मायोपैथी और क्या होता है न्यूरोपैथी, तो ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये फिजियो का टर्म है। फिजियोथेरेपिस्ट ये जो है से ज़्यादा यूज होता है और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में ये सब यूज होता है। तो ये बता दें कि सिंपल वर्ड में जो ये जो है से एक स्पाइन का क्या है, डिजॉर्डर है। जैसे कि कह सकते हैं बैक पेन जो होता है, एंड क्या होता है सर्वाइकल का जो भी होता है प्रॉब्लम होता है, एंड रेडिएटिंग पेन जो होता है, उसी में क्या होता है इंक्लूड मायोपैथी, रेडिक्यूलोपैथी और न्यूरोपैथी। तो हम कैसे पहचान करेंगे जो मायोपैथी हुआ है कि रेडिक्यूलोपैथी हुआ है या न्यूरोपैथी है पेशेंट को। तो जानेंगे जब इसका क्या करेंगे हम, जब इसका कॉमन काउज जानेंगे, कारण क्या है इसका क्या है, तो साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, आखिर पेशेंट में दिक्कत कैसा है और क्या क्या हो रहा है। तो डिफरेंस तीनों का जानते हैं। जो मायोपैथी क्या है, व्हाट इज मायोपैथी, व्हाट इज रेडिक्यूलोपैथी और न्यूरोपैथी। तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं न्यूरोपैथी की। तो न्यूरोपैथी जानेंगे जो न्यूरोपैथी क्या होता है। तो ये सब जितना जो न्यूरोपैथी, मायोपैथी और रेडिक्यूलोपैथी जो है यह स्पाइन का डिजॉर्डर है। मींस क्या, वर्टिब्रल डिजॉर्डर है। जो वर्टिब्रा में जो डिजॉर्डर होते हैं उसी के वजह से यह मायोपैथी, रेडिक्यूलोपैथी और न्यूरोपैथी डेवलप होते हैं। तो बात करते हैं मायोपैथी की। तो मायोपैथी कह रहा है डैमेज और कंप्रेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यह कह रहा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, लाइक क्या जो हमारा 33 जो वर्टिब्री होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वर्टिब्रा बोल सकते हैं या स्पाइन उसको बोलते हैं। जो स्पाइन या हम कह सकते हैं रीढ़ की जो हड्डी होता है, सिंपल भाषा में रीढ़ की जो हड्डी होता है उसमें क्या होता है, तो क्या होता है डैमेज और कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जब उसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ब्रेन का एक पार्ट है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन का क्या है, ब्रेन नहीं कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो वो स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं जो अटैच्ड होता है ब्रेन से। और स्पाइनल कॉर्ड में अटैच्ड होते हैं स्पाइनल नर्व जो होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर जो होते हैं स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। तो बात करते हैं जो डैमेज होगा क्या, तो डैमेज और कंप्रेस्ड होगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लाइक क्या ये क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जब स्पाइनल कॉर्ड है तो या तो ये क्या होगा, डैमेज होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा डैमेज होगा, या तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। लाइक क्या ऐसे करके पूरा कंप्रेस्ड हो जाएगा, मतलब नैरो हो जाएगा कुछ जगह पे, पॉइंट पे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन या डैमेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली इन द सर्वाइकल एंड थोरैसिक स्पाइन। ये कहाँ पे होता है, तो कह रहा है यूजुअली मतलब क्या, ये ज्यादातर देखने को कहाँ मिलेगा, तो सर्वाइकल मींस क्या गर्दन के पास में देखने को मिलेगा। और कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो थोरैसिक स्पाइन में। थोरैसिक स्पाइन T1 to T12 तक होता है, या D1 to D12 कह सकते हैं, तो उसको थोरैसिक बोलते हैं। और सर्वाइकल तो C1 to C7 तक होता ही है। तो इसमें सर्वाइकल में एंड थोरैसिक में क्या होता है, यूजुअली ये देखने को ज्यादातर मिलता है। कॉमन काउज क्या होगा, तो कॉमन काउज जानेंगे जब मायोपैथी का कॉमन काउज क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। तो क्या होगा, कॉमन काउज इसका होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होगा उसके बाद क्या होगा, तो डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन होगा, उसके बाद ट्रॉमा होगा अगर उसमें, और क्या होगा, तो ट्यूमर होगा। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरीके से अगर क्या होगा, स्पॉन्डिलाइसिस हो जाएगा, डिस्क जो है उसमें क्या होगा, सर्वाइकल में डिस्क जो होते हैं दो वर्टिब्री के बीच में क्या होता है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, जिसको शॉर्ट में IVD बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, किसी प्रकार का ट्रॉमा होगा, ट्यूमर होगा, या हर्निएटेड हो डिस्क अगर हो जाता है तो क्या होगा, तो देखने को मिलेगा मायोपैथी। और जानेंगे जो मायोपैथी आखिर हम कैसे समझेंगे, तो जब तक हम पूरा उस
के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं कह सकते हैं जो वो मायोपैथी है कि रेडिक्यूलोपैथी है या न्यूरोपैथी है। तो उसको अच्छे तरह से क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। जब एग्जामिन करेंगे तभी जाकर पता चलेगा कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमन काउज हो गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, उसका डिस्क हर्निएशन एंड ट्रॉमा ट्यूमर। तो ये सब क्या होता है, कॉमन काउज होते हैं। उसके बाद क्या आता है तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, क्लम्सीनेस होगा। उसके बाद स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगा, जिसमें हम पिछले वीडियो में मैंने बताया है जो स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी में का डिफरेंस बताया है। तो जानिएगा जो स्पास्टिसिटी क्या होता है, इसके लिए आप पिछले वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा तो गेट डिस्टर्बेंस, उसके चाल में जो होता है गेट साइकिल जो होता है उसके चाल जो है चलने का, उसमें क्या होगा तो डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा अपर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, ये आपने अगर क्या है तो नर्वस सिस्टम आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, इंटर न्यूरॉन क्या होता है। तो इसमें क्या कर रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन की वजह से साइन, अपर मोटर न्यूरॉन साइन लाइक क्या तो हाइपरफ्लेक्सिया। तो अपर मोटर न्यूरॉन में जब लीजन होता है तो वहां पे क्या होता है हाइपरफ्लेक्सिया क्या होता है डेवलप करता है, जिसमें क्या होता है मसल्स में क्या होता है हाइपरफ्लेक्स में चला जाता है। और वैसे ही क्या रहता है स्टिफ, जैसे बताए थे जो क्या होता है ये होता है एल्बो फ्लेक्स्ड बताए थे, उसके बाद रिस्ट बेंड बताए थे। तो ये सब क्या होता है केस देखने को मिलता है। उसका नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक टूल्स। इसका डायग्नोस्टिक टूल्स क्या होगा, ये तो समझ गए जो मायोपैथी क्या होगा, जब भी अगर जो है वो क्या होगा तो सर्वाइकल और थोरासिक में देखने को मिलेगा। उसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से हो सकता है, डिस्क हर्निएटेड की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में भी बता दिए जो क्लम्सीनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगा, गेट डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन साइन देखने को मिलेगा, लाइक क्या हाइपरफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। उसके बाद डायग्नोस्टिक टूल्स, तो डायग्नोस्टिक टूल्स की बात करेंगे आखिर ये मायोपैथी का डायग्नोस्टिक टूल्स होगा क्या, तो डायग्नोस्टिक टूल्स में जानेंगे जो एमआरआई की बात करेंगे तो एमआरआई उसको करवाएंगे। क्या होगा उसमें तो फर्स्ट लाइन फॉर माइलोपैथी एंड रेडिक्यूलोपैथी। फर्स्ट लाइन क्या होगा तो उसका जो है एमआरआई का क्या होगा वो होगा मायोपैथी एंड रेडिक्यूलोपैथी। हम चेक करने के लिए मायोपैथी है कि रेडिक्यूलोपैथी है, इसके लिए हम क्या करवाएंगे तो उसको एमआरआई करवाएंगे। तो एमआरआई करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब भी अगर बॉडी में अगर स्पाइन से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से अगर स्पाइन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो क्या हो सकता है तो गर्दन में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। उसके बाद अपर लिम्ब में जो है वो पेन आ सकता है, एंड क्या हो सकता है लोअर लिम्ब में डिसऑर्डर हो सकते हैं। बहुत सारे चीज साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इसका जो है सो वो स्पाइन का एमआरआई करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि क्या कर सके ताकि जो है सो पेशेंट को समझने में। एंड काउज सबसे इम्पोर्टेंट होता है काउज। अगर कोई भी डिजीज है तो उसका काउज जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट जो है वो करना क्या है इम्पॉसिबल है। लाइक क्या एक गेस करके तो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कब होगा जब काउज का पता चलेगा। तो काउज कैसे जानेंगे तो किसी न किसी प्रकार के टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट में क्या करवाएंगे तो एमआरआई। तो यहाँ पे क्या है स्पाइन का हो रहा है तो स्पाइन का क्या हो सकता है ब्लड टेस्ट तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा एमआरआई, क्योंकि एक्सटर्नल उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या खराबी आया है उसको देखने के लिए मैंने एमआरआई करवाएंगे, जिसको क्या कहा जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसको क्या करवाएंगे जो किसके लिए होगा तो माइलोपैथी एंड रेडिक्यूलोपैथी को देखने के लिए करवाएंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं फिजियोथेरेपी एंड रिहैब अप्रोच। अब ये सब जो मायोपैथी हो गया, रेडिक्यूलोपैथी हो गया, न्यूरोपैथी हो गया, तो ये सब जो डिजॉर्डर है जो स्पाइन का डिजॉर्डर है इसको सिर्फ और सिर्फ दो ही जो है डिपार्टमेंट के लोग ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट तो क्या तो न्यूरोलॉजिस्ट। फर्स्ट कौन करेंगे तो इसको न्यूरोलॉजिस्ट करेंगे।
फर्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट करेंगे और सेकेंड कौन करेंगे, तो वो होंगे फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट या तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही इसका क्या है, उपचार है। बाकी जो भी दे रहा है वो पेन किलर दे करके, और पेन को क्या होता है फिर मतलब कुछ समय के लिए जो होता है वो क्या करता है, तो पेन से रिलीफ दिलाने के लिए क्या करते हैं, मेडिसिन लिख देते हैं। लेकिन इसका परमानेंट इलाज जो है वो या लाइफ टाइम के लिए जो सही हो जाए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कर सकता है तो वो कर सकता है न्यूरोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो यही आपको जो है माइलोपैथी, रेडिक्यूलोपैथी, न्यूरोपैथी या स्पाइन से जितने भी सारे डिजॉर्डर्स होते हैं उसको ट्रीट कर सकता है। तो फिजियोथेरेपी एंड रिहैब अप्रोच में जानेंगे जे ये कैसे होगा। तो गेट री एजुकेशन करने का मतलब उसका क्या करवाएंगे, तो गेट का री एजुकेशन, उसका अध्ययन स्टडी करेंगे गेट का। उसके बाद पोस्चर करेक्शन देखेंगे, जो उसका पोस्चर करेक्शन किस प्रकार से वो करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, उसको क्या किया जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग दिया जाएगा। कोऑर्डिनेशन करने का मतलब बैलेंसिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद फॉल प्रिवेंशन, तो फॉल प्रिवेंशन, तो ये सब जो है फिजियोथेरेपी एंड रिहैब अप्रोच में ये सब तरीके से कराया जाता है। एंड बहुत सारे क्या होते हैं, तो बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे इलाज करने के ये जो है अप्रोच होते हैं बहुत सारे। तो इसमें मेनली जो है यही बताया जा रहा है, गेट री एजुकेशन देंगे, पोस्चरल करेक्शन कराएंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग देंगे, फॉल प्रिवेंशन करेंगे। अब बात करते हैं, ये तो पता हो गया मायोपैथी क्या होता है, माइलोपैथी क्या होता है। तो अब बात करते हैं रेडिक्यूलोपैथी की। तो रेडिक्यूलोपैथी की बात करें तो रेडिक्यूलोपैथी नर्व रूट्स कंप्रेशन काउजिंग रेडिएटिंग पेन, इसमें कह रहा है जो रेडिक्यूलोपैथी कब होगा, जब वो क्या करेगा, पेन जो है वो रेडिएट करेगा। किसके वजह से, तो जब नर्व कंप्रेस होगा तो वहां पे क्या होगा, पेन क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और वीकनेस एलोंग डर्मेटोमी, और क्या कर रहा है, वीकनेस एलोंग द डर्मेटोमी, ये क्या करता है, और जाकर के मसल्स स्किन को क्या करता है, वीकनेस कर देता है, कमजोर करता है। और उसमें क्या होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, झंझनाहट की तरह पूरा हाथ में लगता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम होता है वो किसके वजह से होता है, द नर्व रूट कंप्रेशन की वजह से। जो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल रूट्स निकलते हैं, स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, उसके कंप्रेशन से जो है ये सब जो है रेडिएटिंग पेन आता है, वीकनेस एलोंग डर्मेटोमी, ये सब देखने को मिलता है। इसका कॉमन काउज जानते हैं जाकिर क्या, कॉमन काउज क्या है, तो हर्निएटेड डिस्क, इसमें कह रहा है हर्निएटेड डिस्क हो सकता है। उसके बाद फोरामिनरस स्टेनोसिस हो सकता है। उसके बाद स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकता है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो सकता है। ये सब क्या है, कॉमन काउज है, जिसके वजह से क्या होगा, रेडिक्यूलोपैथी होगा। इसमें तो क्या था, हर्निएटेड डिस्क था, स्पॉन्डिलाइसिस था, ट्रॉमा था, ट्यूमर था, लेकिन इससे कहीं मतलब इसका कॉमन काउज जो है वो अलग है। तो यही मतलब डिसाइड कर रहा है, जो तीनों जो है माइलोपैथी, रेडिक्यूलोपैथी एंड न्यूरोपैथी डिफरेंट कैसे है। अब बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मीन्स क्या, तो इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करने का मतलब है जब उसको हम एग्जामिन करेंगे, जब उसको क्लिनिकल तौर पे जब हम देखेंगे जो पेशेंट को दिक्कत कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या उसको समस्या हो रहा है, बैठने में, उठने में, पेन किस प्रकार से रेडिएट कर रहे हैं या लोकलाइज पेन है, तो वो सब क्या करेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो उसमें क्या कहता है, शार्प शूटिंग पेन होगा। उसके बाद क्या होगा, डर्मेटोमल नंबनेस होगा, डर्मेटोमल नंबनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद वीकनेस इन द स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप, और क्या होगा, तो वीकनेस देखने को मिलेगा स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप में। तो स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप में क्या होगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। तो ये सब जो होते हैं वो क्लिनिकल क्या है, प्रेजेंटेशन है, ये सब देखने को पेशेंट में मिलेंगे। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टूल्स। तो डायग्नोसिस टूल्स की बात करें तो डायग्नोसिस टूल्स में हम जानेंगे EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाएंगे या NCS टेस्ट होता है वो करवाएंगे, जिसमें क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएट्स रेडिक्यूलोपैथी फ्रॉम पेरिफेरल
पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या कह रहा है जो डिफ्रेंशिएट करेगा किसको, तो रेडिक्यूलोपैथी। रेडिक्यूलोपैथी को किससे करेगा, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से जो है वो रेडिक्यूलोपैथी को डिफ्रेंशिएट करके बताएगा। कौन, तो ईएमजी या एनसीएस टेस्ट जो होता है वो करके ये जो है क्या करेगा, बताएगा इसमें डिफ्रेंशिएट। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी एंड रिहैब अप्रोच। तो इसका भी क्या होगा, फिजियोथेरेपी एंड रिहैब अप्रोच होगा। तो क्या होगा, सेंसरी री एजुकेशन। तो सेंसरी री एजुकेशन मीन्स क्या, तो उसका सेंसरी री एजुकेशन देखेंगे जो किस प्रकार से उसका सेंसेशन मतलब क्या है नहीं है बॉडी में, स्किन में जो है, या मसल्स कह सकते हैं, मसल्स के ऊपर तो स्किन ही होता है। उसके बाद कोर एंड डंबर स्टेबलाइजेशन, तो सॉरी कोर एंड लंबर स्टेबलाइजेशन, उसका क्या करवाया जाएगा, तो कोर और लंबर स्टेबलाइजेशन करवाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो पोस्चर, तो पोस्चर एंड इर्गोनोमिक करेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है पोस्चर एंड इर्गोनोमिक करेक्शन, इसका ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद ग्रेजुअल रिटर्न टू एक्टिविटी, तो इसमें कह रहा है जो ग्रेजुअल रिटर्न टू एक्टिविटी कराया जाएगा। तो ये सब जो है वो रेडिक्यूलोपैथी में कराया जाता है। इतना जो है फिजियोथेरेपी अप्रोच एंड रिहैब, फिजियोथेरेपी एंड रिहैब अप्रोच। अब बात करते हैं न्यूरोपैथी की। तो न्यूरोपैथी की बात करें तो न्यूरोपैथी में क्या होगा, तो न्यूरोपैथी में कह रहा है डैमेज टू पेरिफेरल नर्व्स। इसमें क्या होता है, पेरिफेरल नर्व्स ही डैमेज हो जाता है। इसमें क्या हो रहा था, कंप्रेस हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा था, तो इसमें भी कंप्रेस एंड क्या हो रहा था, डैमेज। इसमें क्या है, पेरिफेरल नर्व होगा, नर्व तो होगा लेकिन कौन सा, तो पेरिफेरल एरिया का होगा। जैसे कि कह सकते हैं पेरिफेरल मीन्स क्या, तो यहाँ पे जहाँ से नर्व रूट्स निकलते हैं वहां पे नहीं, पेरिफेरल एरिया मीन्स कहीं से नर्व क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ऑफन डिस्टल एंड सिमेट्रिकल, क्या हो सकते हैं, डिजिटल एंड सिमेट्रिकल ये हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, कॉमन काउज, इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो डायबिटीज देखने को मिलेगा। क्या होगा, तो कॉमन काउज क्या होगा, तो डायबिटीज की वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, तो डायबिटीज हो सकता है। उसके बाद विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, तो अल्कोहल यूज करता होगा। उसके बाद क्या होगा, तो कीमो थेरेपी की वजह से ये जो है वो देखने को मिलेगा, न्यूरोपैथी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जानते हैं, जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, तो बर्निंग होगा। उसको क्या होगा, बर्निंग मतलब जलन के जैसा लगेगा स्किन पे। उसके बाद और क्या होगा, तो टिंगलिंग होगा, मीन्स क्या, वो लगेगा झंझनाहट के तरह, सनसनाहट और चुभेगा, तो उसको टिंगलिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रोकिंग ग्लोब डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये होगा। उसका बैलेंस डिफिकल्टी होगा, बैलेंस करने में उसको क्या होगा, डिफिकल्टी होगा। उसके बाद डिजिटल वीकनेस होगा, और डिजिटल पार्ट जितना भी होता है उसमें क्या होगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। लाइक क्या, ये जो हैंड है तो इसका डिजिटल पार्ट कौन होगा, फिंगर्स होंगे। फुट में क्या होंगे, फुट का फिंगर्स होंगे, टोज जिसको बोलते हैं। तो वो सब में क्या देखने को मिलेगा, तो वीकनेस देखने को मिलेगा डिजिटल पार्ट में। अब बात करते हैं डायग्नोसिस टूल्स। तो डायग्नोसिस टूल्स की बात करें तो ब्लड टेस्ट, इसमें क्या करवाया जाएगा, तो ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, तो यूजफुल फॉर डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशनल काउजेज ऑफ न्यूरोपैथी। इसमें कह रहा है जो क्या है, न्यूरोपैथी का न्यूट्रिशनल काउज और क्या है, तो मेटाबॉलिज्म डिफिशियंसी के लिए जो है यूजफुल ये होता है ब्लड टेस्ट। उसके बाद जैसे कि डायबिटीज और विटामिन B12 डिफिशियंसी वाला में ये सब में देखने को मिलता है। अब फिजियोथेरेपी एंड रिहैब अप्रोच, तो फिजियोथेरेपी एंड रिहैब अप्रोच में जानते हैं जो क्या होगा, तो सेंसरी री एजुकेशन। इसमें भी क्या होगा, तो सेंसरी री एजुकेशन देना होगा। उसके बाद टेंस और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, और इसमें क्या यूज करेंगे, तो टेंस और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मीन्स क्या, तो इलेक्ट्रिकल जो स्टिमुलेशन होता है, और टेंस हो गया, और सारे
जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स होते हैं या कह सकते हैं इलेक्ट्रो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो सब यूज होंगे। उसके बाद प्रोप्रियोसेप्टिव एंड बैलेंस वर्क उसको कराया जाएगा। उसके बाद फुट केयर एजुकेशन एंड ऑर्थोटिक एक्टिविटी उसको कराया जाएगा। तो ये रहा मायोपैथी, रेडिक्यूलोपैथी और न्यूरोपैथी में डिफरेंस। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो जानना बहुत जरूरी है। एक फिजियोथेरेपिस्ट या कह सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट तो वो बहुत ज़्यादा सीनियर्स हो गए, लेकिन हम कह सकते हैं फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। तो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट को मायोपैथी, रेडिक्यूलोपैथी और न्यूरोपैथी ये तीनों जानना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट आता है केस लेकर के किसका, तो अगर कहेगा जो हर्निएटेड डिस्क है, ये है वो है, तो आखिर उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिक्यूलोपैथी है या मायोपैथी है, माइलोपैथी है या न्यूरोपैथी है, कैसे डिफाइंड करेंगे। तो यही सब जो काउज होता है एंड क्या होता है, डायग्नोस्टिक टूल्स होंगे, उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ये सब से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।